Hello everyone, welcome back. So today we will be continuing with our next part of our chapter, the Cold War era. So आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर. So अब the question arises कि what was India's response to the Cold War? हमें पता है कि इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक पार्ट था. तो इंडिया ने कैसे रिएक्ट किया, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था टू द कोल्ड वॉर. सो फर्स्टली इंडिया इट स्टेड अवे फ्रॉम बोथ द अलायंसेस. ना तो इंडिया वेस्टर्न अलायंस का पार्ट बना और ना ही इंडिया ईस्टर्न अलायंस का पार्ट बना. इट स्टेड अवे, इट मेंटेन्ड अ डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द अलायंसेस. And secondly, it raised voice against newly independent countries becoming part of alliances. यानी जो न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज बन रही थी उस टाइम पर, जो कंट्रीज न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी, सो इंडिया वांटेड एंड इट रेज्ड वॉइस. इन्होंने प्रोटेस्ट किया इंडिया ने कि ये कंट्रीज किसी भी अलायंस का पार्ट ना बने, दे शुड रिमेन इंडिपेंडेंट. वो किसी अलायंस का पार्टनर बनकर एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करे. तो अभी इंडिया की पॉलिसी क्या थी कोल्ड वॉर पे? व्हाट वाज इंडियाज पॉलिसी ऑन कोल्ड वॉर? सो इंडिया ने एक्टिवली इंटरवीन किया, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया किसमें? वर्ल्ड अफेयर्स में, सो एज टू सॉफ्टन द कोल्ड वॉर राइवलरीज, टू मीडिएट बिटवीन द कंट्रीज, ताकि जो डिफरेंसेस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, वो कम हो सके. इंडियन लीडर्स भी बहुत बार इन राइवलरीज को मीडिएट करने में काम आते थे. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव लर्नड अबाउट जवाहरलाल नेहरू who mediated in between two Koreas in early 1950s. So Jawaharlal Nehru जो थे, he believed that NAM was required to soften Cold War rivalries. कोल्ड वॉर की जो राइवलरीज हैं, जो टेंशंस हैं, उन्हें कम करने के लिए नाम जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. नाउ इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ नाम. सो क्या इंडिया का भी कोई इंटरेस्ट थे जो नाम के थ्रू पूरे हो रहे थे? सो हाउ नाम सर्व्ड सम ऑफ द इंडियाज इंटरेस्ट. सो with the help of NAM, with the help of non-alignment movement, इंडिया कुछ ऐसे इंटरनेशनल डिसीजंस भी ले पा रहा था, वो जो डिसीजंस उसके खुद के इंटरेस्ट को मैच करे, जिसमें उसका खुद का इंटरेस्ट हो, rather than of any of the superpowers. So it was able to take international decisions which served its own interest rather than of any superpower, whether it is US or USSR. Then India very well balanced between both the superpowers. अब अगर इंडिया को कोई भी सुपर पावर इग्नोर करती थी, प्रेशराइज करती थी, तो वो दूसरी सुपर पावर की तरफ शिफ्ट हो सकता था, उसकी तरफ टिल्ट हो सकता था. इसीलिए कोई भी जो दोनों सुपर पावर्स थी, चाहे वो यूएस हो या यूएसएसआर हो, वो इंडिया को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती थी. सो इंडिया प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. अब इंडिया की जो पॉलिसी थी नाम पर, व्हाट वाज इंडियाज पॉलिसी? कि इट विल एक्टिवली इंटरवीन इन वर्ल्ड अफेयर्स, इट रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंट्रीज, इट मीडिएटेड टू सॉफ्टन द कोल्ड वॉर राइवलरीज. सो इसके कुछ क्रिटिसिजम्स भी थे, देयर वर सम क्रिटिक्स ऑफ इट एज वेल. सो इट वाज सेड दैट इंडियाज नॉन अलाइनमेंट, इट वाज अनप्रिंसिपल्ड. मतलब कई बार इंडिया फर्म स्टैंड नहीं लेता था ऑन क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज. जहां पर उसे लेना चाहिए था, वहां पर उसका खुद का एक कोई फर्म स्टैंड नहीं होता था. एंड सेकेंडली, इट वाज वाइडली क्रिटिसाइज्ड फॉर साइनिंग ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद यूएसएसआर इन अगस्त 1971. ट्रीटी का मतलब हमने पहले ही पढ़ा था. सो इंडिया और यूएसएसआर ने एक ट्रीटी साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, और इसका बाकी लोगों ने, जो बाकी जो वर्ल्ड की कंट्रीज थी, उन्होंने इसे क्रिटिसाइज किया था. सो नाउ व्हाट वाज दिस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप?
इंडिया ने ये ट्रीटी साइन करी थी विद यूएसएसआर इन अगस्त 1971. It was signed for 20 years. And it was said कि जब इंडिया ने तो कहा था कि वो ना यूएस के वाले अलायंस में है और ना ही यूएसएसआर के अलायंस में है, तो जब ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई तो ऐसा कहा जाने लगा कि इंडिया ने यूएसएसआर वाले जो पावर ब्लॉक है, जो ईस्टर्न अलायंस है, मानो उसे ज्वाइन कर लिया हो. लेकिन इंडिया का कहना था कि 1971 was a time when Bangladesh crisis was emerging और यूएसएसआर की हेल्प ली गई because of the diplomatic and military support. And it also said, इंडिया ने ये भी कहा कि we have signed a treaty of friendship with USSR, but हम यूएस के साथ भी अच्छे relations maintain करते हैं. We also have good relations with US. अब आता है कि नाउ द वर्ल्ड ऐसा है, सो क्या प्रेजेंट वर्ल्ड में ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की कोई रेलिवेंस है, इसका कुछ ये रेलिवेंट भी है या नहीं. सो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की अपनी पहले की जो रेलिवेंस है वो खत्म हो चुकी है काफी, लेकिन इसकी कुछ कोर वैल्यूज हैं जिसके कारण ये आज भी बहुत रेलिवेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है. इस ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इट इज बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन कि जो भी डीकोलोनाइज स्टेट्स हैं वो पावरफुल बन सकते हैं अगर वो सब साथ में आ जाए. तो ये जो पुअर कंट्रीज हैं, इन्हें किसी बिग अलायंस की जरूरत नहीं है. वो अपनी खुद की एक फॉरेन पॉलिसी भी परस्यू कर सकते हैं अगर वो चाहे तो. It resolves to democratize the international institutions. So इसीलिए कहा जाता है कि नाम ने चाहे जो उसकी जो पहले की कुछ वैल्यूज थी, it has lost its earlier relevance which it had during the Cold War era time. लेकिन आज भी इसकी कुछ कोर वैल्यूज हैं, कुछ आइडियाज हैं जिनके कारण नाम रेलिवेंट है. Now these are some questions based on this part. The yellow highlighter indicates the answers. So thank you so much for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe.